हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने जो है 2 चैप्टर जो हैं हमने साइंस के वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर चल रहा है और ये इससे पहले हम 3rd चैप्टर की जो है धातु और अधातु की जो 8 वीडियो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी 9th वीडियो है, ठीक है। जिसमें हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जैसे सोने के मिश्र धातु हमारी लास्ट टॉपिक थी। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट रह गया था, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो है लोहे की मिश्र धातुएं, ठीक है। और उससे आगे भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिए हुए हैं। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आइए एक बार विश कर लेते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जैसे धातु का शोधन, ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा जो 3rd पॉइंट रह गया था हमारा पिछले टॉपिक का, वो है लोहे की मिश्र धातुएं, ठीक है। मिश्र धातु हमारा चल रहा था, तो उसका लास्ट टॉपिक था लोहे की मिश्र धातुएं। यानी शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, ठीक है। जो आप भी जानते हैं कि जो शुद्ध लोहा होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नर्म होता है, तथा गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। यानी अगर हम उसको गर्म कर दें, जो शुद्ध लोहा है, तो वो आसानी से क्या होता है, खिंच जाता है, ठीक है। रबड़ की तरह, ठीक है, खिंच जाता है। परंतु इसमें कुछ मात्रा में कार्बन, अगर हम इसमें कुछ मात्रा में कार्बन, कितनी मात्रा में, लगभग 0.05%, ठीक है, मिला दिया जाए। अगर हम लोहे में 0.05% अगर मिला दी जाए कार्बन को, यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। अगर हम जो लोहा अगर हम देखा जाए तो शुद्ध अवस्था जो जैसे प्राप्त होता है वो तो अत्यंत नर्म होता है। अगर हम उसमें 0.05% भी कार्बन मिला दें तो वो काफ़ी कठोर हो जाता है, ठीक है, और प्रबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य, मतलब जो मिश्र धातुएं होती हैं हमारी, उन्हें बनाने के उद्देश्य क्या है, ठीक है। धातु के संक्षारण की मात्रा को कम करने में, ठीक है। जो धातु के संक्षारण है, जैसे कि जंग लगना, ठीक है, हमने आपको बताया था चांदी पर काली परत जमना, उसकी मतलब रंगत में कमी आ जाना, पीतल पर हरी परत जमना, तो ये सब क्या होते हैं, संक्षारण होती है। पिछली वीडियो में हम इसे कवर भी कर चुके हैं। तो उससे कम करने के लिए हमें मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा धातुओं की कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने में। जैसे हमने लोहे की मजबूती बढ़ाने के लिए कार्बन का यूज़ किया है, ठीक है, ऐसे ही हमें धातु की कठोरता और मजबूती बढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रंग तथा प्रकटीकरण सुधारने के लिए, उदाहरण के स्वरूप एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है। एल्युमिनियम ब्रांज सोने के समान होती है, ठीक है, ये क्या होती हैं, सोने के समान होती है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा रासायनिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए। जो रासायनिक सक्रियता है हमारी, उसे बढ़ाने के लिए क्या है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अमलगम, यानी सोडियम तथा मरकरी की मिश्र धातु, जो हमारी सोडियम होती है और मरकरी की जो मिश्र धातुएं हैं, आग नहीं पकड़ती। जो हमारी सोडियम है और मरकरी है, अगर इसकी हम धातु जो बनाते हैं, मिश्र धातु जो बनाते हैं, अगर उसे हम आग उसके आसपास लगी हो तो वो आग नहीं पकड़ पाती है, ठीक है। जबकि सोडियम धातु को पानी में मिलाने पर आग पकड़ लेती है। यदि हम जो सोडियम धातु है उसको हम पानी में मिला दें तो क्या होगा, वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो मिश्र धातु के बनाने के उद्देश्य थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा मिश्र धातु जो टॉपिक था वो पिछली वीडियो में जो चल रहा था वो आज पूरा हो चुका है। उसके बाद आ जाता है हमारा धातु का शोधन, ठीक है, धातु का शोधन। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होती है। यानी जो हमें धातु प्राप्त होती हैं, जैसे हमें खनिज प्राप्त होते हैं, तो उनमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो हमें अशुद्ध प्राप्त होती हैं। इसे प्राय कार्बन, सिलिकन, फास्फोरस आदि अशुद्धियाँ सम्मिलित रहती हैं। मतलब क्या है, अगर हम कोई धातु लेते हैं वो हमें प्राप्त होती है, तो उसमें क्या होती हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकन, फास्फोरस, ये ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो उसमें मिश्रित हो ही रहती हैं, ठीक है। किसी भी धातु के शोधन की विधि, किसी भी धातु की शोधन विधि उसकी प्रकृति एवं उसके उपस्थित अशुद्धियाँ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि हमें किसी धातु का शोधन करना है तो वो शोधन जो करना होगा वो उसकी प्रकृति
जो हमारी धातु है उसकी मतलब धातु है उसकी प्रकृति एवं उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं उनकी प्रकृति के अनुसार ही हम विधि का प्रयोग करते हैं। अतः इस हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब क्या है कि हमें जैसे अशुद्धियाँ होंगी, जैसी हमारी प्रकृति की धातु होगी, उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, अपनी विधियों का चयन करते हैं, यानी विधियों का चयन कर लेते हैं कि कौन सी विधि हमें लगानी है, किसके अनुसार, हमें प्रकृति के जो धातु की प्रकृति है उसके अनुसार और अशुद्धि की प्रकृति के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सी विधि हमें लगानी है। ठीक है, उसके बाद आज हम पहली विधि आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, इस विधि में पहले आपको हम थोड़ा सा आपको चित्र दिखा देते हैं जो विद्युत अपघटनी विधि का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो आपको पढ़ करके मैं इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। इसमें पहले आपको बता देता हूँ, जो जालीदार की ये प्लेट दिख रही है आपको, ये होती है हमारी शुद्ध कॉपर की प्लेट। ठीक है, ये हमारी जोन सा सेल आपको दिख रहा है, ये हमारा होगा शुद्ध कॉपर की प्लेट। और जो हमारा सेकंड ये दिख रहा है जो बिल्कुल ब्लैंक है, ये आपकी होती है अशुद्ध कॉपर की प्लेट। ठीक है, क्या होती है, अशुद्ध कॉपर की प्लेट। और इसमें जो विलयन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये विलयन होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, और जो आपको जब ये विधि की शुरुआत की जाती है, शुरू की जाती है, तो इसमें जो इसके तल है उसमें अशुद्ध एनोड मंड एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और जैसे आपको ये एक स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको इस सेल की। ठीक है, तो इस विधि में अशुद्ध धातु एनोड, जो हमारी अशुद्ध धातु होती है वो एनोड, तथा शुद्ध धातु जो होती है कैथोड। ठीक है, जो हमारी अशुद्ध धातु होगी वो एनोड पर, जो शुद्ध धातु होगी वो हमारी कैथोड पर बनाकर विद्युत सेल बना देते हैं, विद्युत सेल में लगा देते हैं। ठीक है, इस पे हम क्या लगाते हैं, शुद्ध लगाते हैं शुद्ध धातु, और जो हमारा एनोड है इस पे हम अशुद्ध धातु लगाकर अब एक सेल में जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उसी धातु के किसी घुलनशील लवण, जो हमें धातु लगाई है उसी धातु का कोई घुलनशील लवण का विलयन विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जोन से हमने धातु लगाई गई है उसी धातु का विलयन ले लेते हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, उसी का क्या लेते हैं हम, जो ऊपर धातु हमने लगाई है उसी का विलयन ले लेते हैं, जिससे कि विद्युत अपघटन हो सके। ठीक है, अब देखें विद्युत अपघटन के कारण, जो हमारा विद्युत अपघटन जब हम करेंगे उसके कारण एनोड से धातु घुलकर, जो हमारी एनोड है, ठीक है, जो हमारा एनोड है उससे धातु घुलकर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो इसमें घुल जाती है और शुद्ध धातु कहाँ पे जमा हो जाती है, आपकी नेगेटिव यानी कैथोड पर जमा हो जाती है, तथा अशुद्धियाँ विलयन में पृथक होकर नीचे बैठ जाती हैं। यानी जो हमारा, जब हम इसको विद्युत अपघटन करते हैं तो जो हमारा एनोड होता है उससे जाती है विलयन में आपकी जो धातु लगी होती है वो। ठीक है, उसके बाद वो विलयन में घुल जाती है और उसके बाद जो हमारी शुद्ध धातुएँ होती हैं वो कैथोड पर चली जाती हैं और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे तल में बैठ जाती है। इसका कहने का तात्पर्य यह था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो एनोड पर जैसे कि पृथक होकर नीचे बैठ जाती है, इसको एनोड पंख कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, इस जो प्रक्रिया यहाँ पे हुई है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम तथा कॉपर। हम इन दोनों का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। एल्यूमिनियम तथा कॉपर का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम की और कॉपर की बात करें तो इसी विधि द्वारा, हमारा विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ही इनका शोधन किया जाता है। कॉपर धातु के शोधन में कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत अपघटन होता है। मतलब जो हमें कॉपर धातु ली है तो कॉपर धातु का हम क्या लेंगे, विलयन लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया था यहाँ पे विद्युत अपघटन के लिए। ठीक है, अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड का तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट कैथोड का कार्य करती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो शुद्ध धातु की प्लेट है वो नेगेटिव से जुड़ रही है, तो यानी ये कैथोड का कार्य करती है, और जो हमारी अशुद्ध प्लेट होती है वाइट वाली जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी एनोड का कार्य करती है। ठीक है, एनोड से जुड़ी हुई होती हैं। कॉपर की प्लेट जो हमारी, ठीक है, अशुद्ध कॉपर की प्लेट मोटी प्लेट एनोड का तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट पतली प्लेट कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब हम इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
अशुद्ध कॉपर प्लेट, जो हमारी अशुद्ध कॉपर प्लेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अशुद्ध कॉपर प्लेट Cu2 धनायन आयन बनाती है। जो हमारी अशुद्ध कॉपर प्लेट होगी वो क्या बनाएगी, Cu2 धनायन, ठीक है, जो अशुद्ध कॉपर प्लेटों पर जमता जाता है। जो क्या होता है, जो शुद्ध कॉपर होता है वो क्या होता है, प्लेटों पर जमता जाता है, ठीक है, तथा अशुद्धियाँ एनोड मंड के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ पे जो तल है वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर और बहुत सी जैसी धातुएं होंगी उनका हम क्या करते हैं, शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम इससे आगे की जो विधियां होंगी वो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं आप इसको रिवीजन करते रहिए, अपने साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ ही साथ कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और आपको हर एक टॉपिक जो चैप्टर में होता है वो बिल्कुल कवर कराया जा रहा है, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे साथ यूँ ही बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।